सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं चंदन और फिर से आपके बीच हाजिर हूं। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, द मोस्ट अवेटेड चैप्टर जिसकी आपने बहुत ज्यादा डिमांड की। सो आइए आज से हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। और भैया आज आपके लिए कुछ डिस्क्रिप्शन में है, सो प्लीज सी द डिस्क्रिप्शन, क्योंकि अदरवाइज यू आर गोना मिस समथिंग, राइट। सो जरूर डिस्क्रिप्शन जरूर देखना। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम से ही पता चल रहा है भैया कि इलेक्ट्रो स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स एंड स्टैटिक्स मीन्स एट रेस्ट। ओहो, इलेक्ट्रॉन मीन्स व्हाट? चार्ज। चार्ज की बातें करने वाले हैं यहाँ पे। तो चार्ज जब रेस्ट में होगा तब की कहानी है। अजीब सी दास्तां है साहब, चार्ज रेस्ट में। और रेस्ट और मोशन ऐसे ही बहुत कंफ्यूज चीज है। अब किसको बोलोगे रेस्ट में, किसको मोशन में, ये तो रिलेटिव बातें हैं, है ना। समझ में आ रहा है आपको? सो रेस्ट का मतलब होता है, ये रेस्ट और मोशन ये सब रिलेटिव चीजें हैं। बहुत अजीब सी दास्तां है। तो अगर मान लो कि चार्ज रेस्ट में है रिलेटिवली, आपके जिस फ्रेम पे आप हो उस फ्रेम में अगर रेस्ट में है चार्ज, तब चार्ज कैसे बिहेव करेगा, क्या उसके प्रॉपर्टीज होंगे और कैसी उसकी बिहेवियर होगी, वो सब पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। इसके बाद हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे जिसमें चार्ज मोशन में होगा। चार्ज विल मूव विद सम वेलोसिटी, तो वो मैग्नेटिज्म का पार्ट होगा। इसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे जिसमें चार्ज भैया मोशन में तो होगा ही विद सम एक्सेलरेशन, मींस चार्ज स्पीड अपना बढ़ाता रहेगा या घटाता रहेगा, तब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी पढ़ेंगे। अंडरस्टूड है? सो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट, बहुत ही सुलझा हुआ चैप्टर है। इसमें इंफॉर्मेशन थोड़ा ज्यादा है, क्लास 11th की तरह नहीं है कि आपने बस कॉन्सेप्ट सीखा है उसके हिसाब से प्रॉब्लम करोगे। इसमें कॉन्सेप्ट्स तो हैं ही हैं, थियरी कुछ ज्यादा ही है, अब फॉर्मूले भी ज्यादा हैं, तो इसको बहुत ही सिस्टमैटिक वे में पढ़ना है हमें। जितना सिस्टमैटिक वे में पढ़ोगे उतना ये चैप्टर आसान लगेगा। अदरवाइज ये चैप्टर इतना हाउच पॉच हो जाता है, बच्चे इतने कंफ्यूज हो जाते हैं इस चैप्टर को लेकर के, उनको समझ में नहीं आता कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज करे, कब क्या आ जाता है, कब क्या आ जाता है, बहुत कंफ्यूजन है। लेकिन मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं, आई गारंटी यू, कि अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर्स के थ्रू पढ़ोगे तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाला। बहुत सिस्टमैटिक चलने वाला हूं मैं। एक एक बात बताऊंगा, कोई भी चीज छोड़ूंगा नहीं। बेसिकली इसमें स्टार्ट अगर करते हैं तो कुछ थियरी है, कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको पहले समझते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टी को समझते हैं, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे धीरे। ठीक है? सो आइए, हाँ, आज हम सीखते हैं चार्ज। अगर कोई भैया आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज चार्ज, ये चार्ज है क्या, चार्ज के बारे में पूछ रहा है, व्हाट इज चार्ज, कैसे डिफाइन करोगे चार्ज? हम जानते हैं कि दुनिया का कोई भी मैटर जो है, दुनिया का कोई भी मैटर है, वो एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। अगर कोई मॉलिक्यूल भी है तो एटम से मिलकर बने हुए हैं। अंडरस्टूड? तो अगर हर मैटर एटम से ही मिलकर बना हुआ, और एटम किससे मिलकर बना हुआ? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ओहो, so electron are having some charges, proton are having some charges, neutron doesn't have any charge. Understood ना? बहुत बढ़िया, आपने ये बेसिक्स तो आपको आता होगा, बहुत बढ़िया। मैं बोल रहा हूं कि चार्ज की बात कर रहा है। अब दुनिया का हर मैटर किससे बना हुआ? एटम से। और हर एक मैटर में क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, मतलब चार्ज है। ओके, सो यानी ये चार्ज है हर मैटर में प्रेजेंट है, एवरीवेयर देयर इज सम चार्ज। कहीं चार्ज नहीं भी है तो वो भी कुछ पार्टिकल्स हैं, लाइक न्यूट्रॉन्स डजंट हैव एनी चार्ज। ठीक है, बट हो सकता है हमें उसकी अभी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं हो, मे बी इट कंसिस्ट ऑफ सम चार्जेस, है ना। अभी तक जितना पता है उसके हिसाब से बता रहा हूं। साइंस में कुछ चीजें हमेशा प्रोग्रेसिव होती है। अभी जो नॉलेज है वो सीखते हैं, फिर आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ ये नॉलेज बढ़ जाए, कुछ और डीपली नॉलेज हो जाए, तो फिर वो सीखना चालू करते हैं। साइंस यही है, ऑलवेज प्रोग्रेसिव, कहीं स्टॉप नहीं होने वाला। सो जितना अभी तक का नॉलेज है वो सीख रहा है। ठीक है, चलिए आइए। सब चार्ज के बारे में अगर चर्चा करें तो हमें समझ में आया साहब कि दुनिया का हर मैटर एटम से मिलकर बना हुआ और हर एक एटम में चार्ज है। इसका मतलब दुनिया का हर मैटर में चार्ज है। अब अगर हर मैटर में चार्ज है तो बेसिकली चार्ज उस मैटर की प्रॉपर्टी होगी एक तरह की। जैसे दुनिया के हर एक मैटर में मास होगा। बचपन में डिफाइन किया ना, व्हाट इज मैटर? मैटर इज समथिंग विच इज हैविंग सम मास विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस। अरे पढ़ा था, ठीक है। तो जैसे मास क्या, व्हाट इज मास? अगर कोई आपसे पूछे भैया मास को डिफाइन करो, सो हाउ विल यू डिफाइन मास? यू विल से ना कि मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर ड्यू टू विच अर्थ पुल इट
कह सकते हो भैया। तो वैसे ही अगर मैं कहूं कि व्हाट इज चार्ज, तो भैया चार्ज भी मैटर की प्रॉपर्टी है, लाइक मास। अब क्या ये मास की तरह ही है या कुछ अलग है, वो सीखने वाले हैं। अच्छा ठीक है भैया, मान लिया चार्ज प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, मैटर की। करती क्या है? सो इसके कारण जनरली इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज शो होता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट दिखते हैं। तो अगर एक सेंटेंस में मैं लिखूं, सो आई शुड राइट चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर ड्यू टू विच इट शोज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स, ड्यू टू विच इट शोज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गई। अब चार्ज बेसिकली आया कहां से, एटम से। एटम में होता क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। ठीक है, कुछ कुछ जो मैं बोल दूं उसको आप लिख लिया करो कि व्हाट इज चार्ज। सो यू शुड राइट एटलीस्ट, वीडियो पॉज करो और लिख लेना चाहिए। मैं हर चीज लिखता नहीं रहूंगा ना, अंडरस्टूड ना। ठीक है, ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाउ यू स्टडी विद द वीडियो। ऐसा नहीं है कि वीडियो मिल रहा है साहब तो हम देखे जा रहे हैं, एंजॉय नहीं करना, इसको पढ़ना है, रियली में एंजॉय करके पढ़ना है। ठीक है, सो व्हाट इज चार्ज? आई सेड चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर ड्यू टू विच इट शोज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। क्लियर? अब चार्ज आया कहां से, तो एटम से आया साहब। एटम इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, एंड प्रोटॉन पे पॉजिटिव। ओके, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या है भैया, दीज आर द साइन कन्वेंशंस। अब दो टाइप के चार्ज मिले हमें, एक ऐसा चार्ज और एक ऐसा चार्ज, मतलब दो चार्ज मिले। मान लो हमारे पास दो चार्जेस है, तो एक की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज, दूसरे की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज। ऐसा था कि जब इसी चार्ज को इसी टाइप के चार्ज के पास लाया गया, मान लो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दोनों को देखा गया ये दोनों रिपेल कर रहे थे। और जब इसको दूसरे तरह के चार्ज के पास में लाया गया तो ये अट्रैक्ट कर रहे थे। ओके, तो दोनों अलग अलग साइन बना दिया गया, एक को पॉजिटिव बोल दिया गया, दूसरे को नेगेटिव बोल दिया गया। अंडरस्टूड? बहुत बढ़िया। तो इस तरह से चार्ज टू टाइप्स के हो गए, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब ये चीज देखा गया कि जो सेम नेचर के चार्जेस थे, लाइक चार्जेस थे, वो रिपेल कर रहे थे, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे थे। और ये जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं पॉइंट चार्जेस के रेफरेंस में बोल रहा हूं, मतलब चार्ज पार्टिकल आपका पॉइंट है, कोई बॉडी नहीं है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। सो आई सेड चार्ज क्या होता है वो तो आप लिख चुके हो। इसमें एक लाइन मैंने बोला कि चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं भैया, दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव दो तरह के मिल गए, तो एक बात तो मैंने ये सिखाया आपको कि लाइक चार्जेस जो होंगे, लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर। लाइक चार्ज क्या करेंगे भैया, रिपेल करेंगे, रिपेल ईच अदर। एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है साहब, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस तो पढ़ाया नहीं है। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बात समझ में आ गई। अच्छा सर, अब बेसिकली हम जानेंगे कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है। चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है? अच्छा, चार्ज अगर है तो इसका कुछ ये प्रॉपर्टी, जैसे मास है तो मास की कुछ यूनिट होती है ना। मास को कैसे मेजर करते हो, उसकी कुछ ऐसा यूनिट है जैसे किलोग्राम, कुछ सीजीएस यूनिट है, ग्राम, इस तरह कुछ यूनिट्स है। वैसे ही चार्ज के भी कुछ यूनिट्स हैं। तो चार्ज का जो ऐसा यूनिट है उसको बोलते हैं कूलम। ऐसा यूनिट क्या होता है भैया चार्ज का, ये होता है कूलम। ठीक है, कैपिटल सी लिख रहा हूं, हाँ जी नहीं समझना प्लीज। ये होता है कूलम, चार्ज की बेसिक यूनिट। अब इलेक्ट्रॉन पे कुछ चार्ज है, प्रोटॉन पे कुछ चार्जेस है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है, इसमें नेगेटिव इसमें पॉजिटिव, प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सेम चार्जेस होता है बट अपोजिट इन नेचर होता है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन पे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, प्रोटॉन पे +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का कुछ मास भी होता है क्या? हाँ, अगर आपको पता है तो लिख लो। और प्रोटॉन का भी कुछ मास होता है, खुद ही से लिख लो, बेसिक चीज है। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, एंड इसका होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, या खुद से लिख लीजिए, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अभी चार्ज की प्रॉपर्टीज हमने देख लिया, अभी चार्ज की प्रॉपर्टीज देखना है, सॉरी। अभी बेसिक सा एक लॉ देखा है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर।
ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। अब चार्ज एक किसी मैटर की प्रॉपर्टी है जिसका यूनिट है कूलम। अच्छा, चार्ज स्केलर है या वेक्टर है? चार्ज क्या भाई, चार्ज के पास कोई डायरेक्शन तो होता नहीं, तो चार्ज इज स्केलर, चार्ज इज अ स्केलर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हेडिंग डाल देना प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब इसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आज हम, बेसिकली इसी को पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज के गुण, क्या क्या गुण है भाई चार्ज के भाई? तो चार्ज का जो पहला गुण है कि भैया इट इज एडिटिव इन नेचर। कैसा होता है भैया? एडिटिव। एडिटिव का मतलब इसको आप जोड़ सकते हो, एडिटिव जोड़ सकते हो। इसका मतलब मान लीजिए आपके पास कोई बॉडी है ऐसा, इसको आपने चार्ज देना शुरू किया, इसको दिया प्लस Q1 कूलम, Q स्मॉल Q से डिनोट करेंगे चार्ज का सिंबल। और कितना चार्ज दिया मान लो, और इसको चार्ज दिया प्लस Q2, और दिया माइनस Q3, और भी दे दिया मान लो माइनस Q4, और आपसे पूछा कि बताओ भैया इस पर नेट चार्ज कितना हुआ? तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल, एक ही बॉडी को दिया ना, सो ऐड कर दो सबको। सो द नेट चार्ज विल बी Q1 प्लस Q2 प्लस माइनस Q3 प्लस माइनस Q4। सो इट विल कम आउट टू बी Q1 प्लस Q2 प्लस माइनस Q2 है ना, सो माइनस Q3, सो माइनस Q3 माइनस Q4। दिस विल बी द नेट चार्ज। उस बॉडी पे नेट चार्ज कितना होगा? इतना होगा। चार्ज स्केलर है वेक्टर है? स्केलर है। बहुत बढ़िया। सो पहली प्रॉपर्टी तो यह है कि चार्ज भैया एडिटिव होता है, ठीक है साहब। और क्या होता है साहब? दूसरी प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड, चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफर किया जा सकता है। चार्ज को आप ट्रांसफर कर सकते हो भाई साहब, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। कैसे कर सकते हैं साहब? उसके लिए बाद में देखते हैं, पूरा चार्जिंग ऑफ बॉडी पढ़ेंगे, कैसे कैसे चार्ज करेंगे। बेसिकली 3 मेथड्स हैं। द फर्स्ट वन इज फ्रिक्शन, द सेकंड वन इज कंडक्शन एंड द थर्ड वन इज इंडक्शन। वो कैसे है वो बाद में पढ़ेंगे, बस प्रॉपर्टी लिख लो। सेकंड प्रॉपर्टी इज चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज को आप ट्रांसफर कर सकते हो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, ठीक है भाई साहब, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा साहब, और क्या है? और इसकी प्रॉपर्टी क्या है देखते आओ, धीरे धीरे समझते हैं पहले। चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर। अगर देखिए तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड। एक और प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 3, दैट इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये क्या बोल दिया साहब मैंने? चार्ज इज क्वांटाइज्ड। देखो, कोई भी चीज को क्वांटाइज तब बोलते हैं जब उसकी वैल्यू किसी यूनिट के मल्टीपल हो। हमेशा उसकी वैल्यू किसी यूनिट के मल्टीपल हो, मतलब कि किसी स्मॉलर वैल्यू के मल्टीपल में वो आने लगे हमेशा, तो उसको बोलते हैं क्वांटाइज्ड। उसको क्या बोलते हैं? क्वांटाइज्ड। मतलब वो फ्रैक्शनल में नहीं आ सकता, उसके फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, हमेशा उसके इंटीजर मल्टीपल में आएगा। अच्छा साहब, ये क्या बोला आपने, समझो। अच्छा, मान लो हमारे पास एटम है, तो एटम में सबसे जो छोटा चार्ज है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज मिलता ही नहीं हमें नेचर में, तो इसका मतलब हम जो चार्ज देंगे किसी बॉडी को या लेंगे या कहीं चार्ज होगा, सो वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल नंबर में होगा। क्या बोला साहब आपने? सुनो, थोड़ा समझ में आएगा। अच्छा, एक चीज और आपको बता दूं कि चार्ज को जब ट्रांसफर करते हो बेसिकली, तो कोई भी मैटर से चार्ज ट्रांसफर होता है। मैटर किसका बना होता है? एटम का। ये एटम है साहब, जिसमें कुछ ऑर्बिट्स होते हैं, है ना। बेसिक क्लासिकल मॉडल ऑफ एटम बना रहा हूं मैं, जिसमें यहां क्या होंगे? यहां होंगे साहब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। और यहां क्या रिवॉल्व कर रहे होंगे? यहां रिवॉल्व कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स। बहुत बढ़िया, मान लो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब सुनना क्या बोलना चाहता हूं मैं। जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसको बोलते हैं वैलेंस सेल। वैलेंस सेल बोलते हैं ना, और उसके इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड से बंधा हुआ ये इलेक्ट्रॉन, ये लूजली थोड़ा बॉन्डेड होता है। इन केस ऑफ मेटल्स और कंडक्टर्स ये तो कुछ कुछ फ्री भी होते हैं, है ना। तो इनकी बॉन्डिंग इनके बॉन्डिंग के मुकाबले कमजोर होती है, तो ये बॉन्ड को तोड़ा जा सकता है फ्रिक्शन से। अब ये मान लो हमारे पास एक बॉडी है और ये हमारे पास कोई क्लॉथ है, हम इससे रब करें तो हो सकता है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम चार्ज को ट्रांसफर कर दें। और चार्ज बेसिकली जो ट्रांसफर होता है
वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होता है। किसके कारण होगा? इलेक्ट्रॉन के कारण। क्यों साहब? प्रोटॉन के कारण क्यों नहीं? क्योंकि प्रोटॉन है जो न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ है, वो सबसे अंदर है, उसको निकाल पाने बहुत मुश्किल है। इतना ऐसे बस रब कर देने से, ऐसे रब कर देने से प्रोटॉन नहीं निकलेगा साहब। उसके लिए आपको न्यूक्लियर एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। न्यूक्लियस के अंदर है ना, सो न्यूक्लियस को ब्रेक करना पड़ेगा। सो दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। वो इतनी आसानी से नहीं निकलती। तो क्या जनरली ट्रांसफर होता है? इलेक्ट्रॉन। किसी भी बॉडी में अगर जो चार्ज आएगा वो जनरली ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। किसके ट्रांसफर के कारण? इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के कारण। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। यानी अगर किसी बॉडी पे चार्ज गया है तो बेसिकली वो नेगेटिव चार्ज आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियस को ब्रेक करना, उसके बाद प्रोटॉन का ट्रांसफर करवाना, इट्स रियली अ डिफिकल्ट टास्क इन प्रैक्टिकल। अंडरस्टूड ना? ठीक है। सो मैं कह रहा हूं कि अगर कहीं भी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होगा तो वो होगा ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। यानी अगर किसी पे चार्ज जाएगा तो नेगेटिव जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन अगर गया है तो उस पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और दूसरे वाले बॉडी पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अंडरस्टूड ना? बहुत बढ़िया, बहुत खूब बात। अभी मैं यहां समझाना चाह रहा हूं चार्ज इज क्वांटाइज। ये कैसे समझाऊं साहब? अब सुनो, चार्ज क्वांटाइज कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है, दोनों पे सेम चार्जेस है ना, मतलब अमाउंट मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, बट इस पे नेगेटिव है और इस पे पॉजिटिव है। अंडरस्टूड? बहुत बढ़िया। सो जब सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज हमको नोन है वो ई है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज। तो अगर कहीं चार्ज मिलेगा भी तो किसके ट्रांसफर के कारण मिल रहा है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ट्रांसफर के कारण ही मिलेगा ना भाई साहब। तो इसका मतलब अगर किसी बॉडी पे चार्ज आया है तो या तो कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आए होंगे, उसके कारण होगा, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे। तो बेसिकली जो भी चार्ज आएगा वो Q दैट विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस NE होगा। एंड व्हाट इज N? N जो होगा कोई इंटीजर होगा। क्या बोला साहब? कहीं भी चार्ज आएगा तो या तो वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में आएगा या जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन ही जाना है, इलेक्ट्रॉन को तो ब्रेक कर नहीं सकते, तो फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज तो आ नहीं सकता, नहीं आ सकता ना। अगर मैं पूछूं कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है बेसिकली, तो अगर मैग्नीट्यूड लिखूं मैं तो ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बहुत बड़ी। अगर मैं बोलूं कि एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आपको ही समझना, स्टेटमेंट है अ बॉडी इज हैविंग चार्ज ऑफ a body is having a charge of 0.8 into 10⁻⁻19 कूलम। स्टेटमेंट लिखा मैंने, देखो। अब बोलो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? खुद ही सोच लो। देखो जब भी किसी बॉडी पे चार्ज आएगा वो इसी के ट्रांसफर के कारण आएगा। अब ये है इसका आधा, देखो ये 1.6 है, ये 0.8 है, हाफ है ना। इसका हाफ तो आ ही नहीं सकता साहब, यानी ये फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, हमेशा इंटीजर मल्टीपल में आएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। समझ में आया क्यों फॉल्स है? क्योंकि आपने E/2 लिखा है, ये दिस इज नथिंग बट E/2 विच इज नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर। तो एक बॉडी पे इतना चार्ज हो ये पॉसिबल ही नहीं है। जनरली अगर कोई मैटर लोगे तो ये कैसा है? न्यूट्रल है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। बट अगर कहीं से इस पे चार्ज आए, ड्यू टू रबिंग भी आ सकता है, फ्रिक्शन जिसको बोलते हैं, ड्यू टू फ्रिक्शन, तो अगर इस पे मान लो इलेक्ट्रॉन्स आए तो ये कैसा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। और इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां आए तो ये कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिवली चार्ज। अंडरस्टूड? अब इलेक्ट्रॉन्स ही जब आएंगे तो हाफ इलेक्ट्रॉन्स तो आ नहीं सकता, आएगा तो पूरा, नहीं तो नहीं। तो जब पूरा आएगा तो इसी के मल्टीपल नंबर ऑफ में चार्ज लेकर आएगा, तो आधा तो नहीं आ सकता। सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। करेक्ट? बहुत बढ़िया। सो चार्ज इज क्वांटाइज। क्वांटाइज कहने का मतलब है कि वो हमेशा E के इंटीजर मल्टीपल में होगा। अंडरस्टूड ना? और जो स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज E, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बहुत बढ़िया। सो ये थर्ड प्रॉपर्टी था। अभी तक हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी। कौन कौन? नंबर 1 एडिटिव होता है चार्ज, यानी चार्ज को आप ऐड कर सकते हो अल्जेब्रिकली, स्केलर है ना, अल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हो। सेकंड बताया मैंने चार्ज इज ट्रांसफरेबल, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफर किया जा सकता है। जनरली ये ट्रांसफर होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। क्यों भैया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को उसके ऑर्बिट से निकाल के दूसरे बॉडी में लाना बहुत ही ईजी होता है। प्रोटॉन के लिए आपको न्यूक्लियस को ब्रेक करना पड़ेगा, विच रिक्वायर्स वेरी वेरी मच एनर्जी, जो कि अभी ये प्रैक्टिकल इतना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। थर्ड पढ़ा हमने चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज। क्वांटाइज मतलब
ई के इंटीजर मल्टीपल में आए मिलेगा चार्ज हमेशा। अंडरस्टूड? बहुत बढ़िया। चलो यहां तक लिख लो, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो 3 प्रॉपर्टी पढ़े। चौथा प्रॉपर्टी क्या है भाई साहब? सुनो, फोर्थ प्रॉपर्टी सेज कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। क्या बोल दिया भाई साहब? जैसे एनर्जी कंजर्व होता है, मास कंजर्व होता है, वैसे ही चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। चार्ज हमेशा क्या होता है? कंजर्व्ड होता है इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। कहां भैया? इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। जब सिस्टम आइसोलेटेड होगा तब। अब कंजर्वेशन का तो मतलब पता है, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सिंपल। मतलब चार्ज को अपना क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। मान लीजिए आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम बनाता है जिसमें 3 आइडेंटिकल स्फेयर्स हैं, कंडक्टिंग स्फेयर्स। मान लो 3 आइडेंटिकल स्फेयर्स हैं और ये आइसोलेटेड सिस्टम है आपका। ओके, यस, बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आया। चलो नाम दे देते हैं। आइडेंटिकल है लेकिन कंडक्टिंग आइडेंटिकल स्फेयर्स। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गई। अच्छा ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। अब इस पे मान लो चार्ज हो गया, इस पे क्यू चार्ज है, इस पे क्यू चार्ज है, इस पे नो चार्ज है, ऐसा कुछ है। अंडरस्टूड ना? दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। कितने बॉडी है? 3 बॉडी है, ए बी सी। ए पे कितना चार्ज है? प्लस क्यू। बी पे कितना चार्ज है? प्लस क्यू। एंड सी पे कितना चार्ज है? नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं। वी डिड समथिंग, कुछ ऐसा किया तो हमने देखा कि इसमें कुछ चार्जेस का हेर फेर हो गया। कैसे चार्ज का हेर फेर हो गया? आइसोलेटेड सिस्टम है भाई साहब, इसी में हमने कुछ किया। ये दिस इज द इनिशियल सिचुएशन एंड दिस इज द फाइनल सिचुएशन। और इस पे देखा कि इस पे चार्ज आ गया भैया हमारे पास प्लस क्यू/2, और यहां पे जो चार्ज आया वो आया प्लस क्यू/3 ए पे एंड बी पे। देन द क्वेश्चन इज व्हाट इज द चार्ज ओवर सी? क्या आप बता सकते हो? क्योंकि द टोटल चार्ज विल रिमेन ऑलवेज कंजर्व। तो टोटल चार्ज यहां कितना था? 2q, q एंड q, यहां तो 0, 2q। सो हियर द टोटल चार्ज इज 2q। तो यहां भी कितना होना चाहिए? 2q। इसका मतलब q/2 प्लस q/3। लेट सपोज इस पे जो चार्ज आया वो आया x। कितना आया? प्लस x, दैट शुड बी इक्वल टू 2q। क्या कैन यू फाइंड x? ऑब्वियसली वी कैन फाइंड। सो x विल बी हाउ मच? 2q माइनस, अच्छा ये कितना हुआ बताओ? q/3 प्लस q/2। अरे कर लो भाई, ये इधर निगेटिव आएगा ना? हाँ जी। सो इट विल कम आउट टू बी q/2 प्लस q/3। आई थिंक ये आएगा 5q/6 एंड 2q माइनस 5q/6 कर दो। सो 2q माइनस 5q/6, तो ये कितना आएगा बताओ? सो ये आएगा 12 माइनस 5q। 12 माइनस 5q इज हाउ मच? 7, है ना? सो ये आएगा भाई साहब 7q/6। ओके, सो यू विल गेट हियर 7q/6। अंडरस्टूड और नॉट? दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व। So charge is always conserved in an isolated system, means charge can never be created nor be destroyed in that isolated system. So what can be possible? The only thing is possible, charge can be transferred from one body to other in that isolated system. Clear है नहीं clear है? Clear है, बहुत बढ़िया। लिखिए, आगे बढ़ते हैं। So हमने अभी तक पढ़ लिया 4 प्रॉपर्टीज। अब पढ़ते हैं 5वीं प्रॉपर्टीज। क्या बोलता है भैया 5वीं प्रॉपर्टीज? आइए, 5th प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। धीरे 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 हम सब कुछ सीखते जाएंगे। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा, अच्छा लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत ही आसान चैप्टर है मेरी, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर मैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात करूं तो चार्ज जो है हमेशा किसी मास के साथ ही एसोसिएट होता है। क्या बोल दिया मैंने? चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। आइए थोड़ा बात करते हैं और इस पर थोड़ा चर्चा गंभीर है। चार्ज इज ऑलवेज associated with mass, associated with mass। क्या बोला मैंने? चार्ज जो होगा हमेशा मास के साथ एसोसिएटेड होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर कहीं चार्ज है इसका मतलब वहां मास है। अगर कहीं चार्ज है किसी बॉडी में इसका मतलब वहां मास है, इसका मतलब वहां मास है। और इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। मतलब अगर कहीं मास है इसका मतलब चार्ज हो, ये जरूरी नहीं है। बट इट इज नेसेसरी कि इफ देयर इज चार्ज ऑन अ बॉडी इट मीन्स द बॉडी इज हैविंग सम मास। समझ में आया क्या बोला? अगर किसी बॉडी पे चार्ज है
इसका मतलब वहां मास होगा ही होगा। और अगर कहीं मास है तो वहां चार्ज हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब बात समझ। अच्छा जैसे देखो एक बेसिक सा चर्चा, इससे बहुत कुछ हम पता कर पाते हैं कि अगर हमें कहीं पता चल जाता है कि यहाँ कोई चार्ज है, मान लीजिए फिजिक्स में कुछ नया क्वांटिटी, कुछ ऐसी चीजें मिली जिसपे चार्ज आया, तो हम इजीली समझ पाएंगे कि उसमें मास होगा ही होगा। इवन वी कैन नॉट फाइंड इट, अगर हम नहीं भी पता कर पाए कि उसमें मास है कि नहीं, लेकिन अगर ये पता चल जाता है कि अगर उसमें चार्ज है इसका मतलब वहां मास होगा ही। लेकिन अगर कहीं पता चलता है कि हाँ मास है, तो वी कैन नॉट से कि वहां पे चार्ज होगा कि नहीं होगा। अंडरस्टूड ना? ठीक है। जैसे जब ये एक्सरेज, सॉरी, जब ये रेडियो एक्टिव रेज का डिस्कवरी हुआ, तो जिसमें पता चला कि बीटा रेज है, अल्फा रेज है, गामा रेज है, तो जिसमें अल्फा एंड बीटा इन सब पे चार्जेस थे। तो ये जैसे ही पता चला कि उन पे चार्जेस हैं अल्फा एंड बीटा पे, इसका मतलब दे मस्ट हैविंग सम मास टू, मतलब वो सब पार्टिकल्स हैं, है ना? मास है मतलब पार्टिकल होगा ना, ऑब्वियसली। अंडरस्टूड और नॉट? जी हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गई। और जहां ये पता चले कि जहां मास ही ना हो, अच्छा जहां चार्ज होगा वहां मास होगा ना, ऑब्वियसली मास होगा। और जहां मास होगा वहां चार्ज होने की कोई गारंटी नहीं है। और अगर मैं बोलूं कि जहां मास ही ना हो, मतलब वहां चार्ज भी नहीं होगा, क्योंकि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। तो जहां मास ही नहीं है वहां चार्ज होने की कोई संभावना ही नहीं है। अंडरस्टूड? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गया। सो इसमें आप चाहो तो लिख सकते हो कि इफ अ बॉडी इज हैविंग सम चार्ज, दैट मीन्स द बॉडी मस्ट हैव सम मास, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अंडरस्टूड? बहुत बढ़िया। सो ये हमने पढ़ा फिफ्थ प्रॉपर्टी, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। ठीक है, आइए प्रॉपर्टी नंबर 6 पढ़ते हैं। मैं लिखा नहीं रहा हूं, आपको खुद से लिखना है, सोच सोच के अपने लैंग्वेज में लिखना चालू करो, ठीक है? अदरवाइज आपको बड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि मैं बहुत कुछ बोलता हूं और बहुत कुछ नहीं भी लिखाता हूं। सो ट्राई टू राइट इन योर वे, आप अपने शब्दों में लिखें, अपने लफ्जों में लिखें, तो थोड़ा आप मतलब क्या राइटर तो नहीं बन जाओगे, लेकिन समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या यहां तक पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया फिफ्थ प्रॉपर्टी तक, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। अगर सिक्स्थ प्रॉपर्टी की बात बोलूं तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, चार्ज इज ऑलवेज इनवेरिएंट। ये क्या बोला था? चार्ज इज इनवेरिएंट। ये इनवेरिएंट वर्ड क्या आया? मतलब जो वेरी ना करे। ओके, वेरी ना करे मतलब जो कांस्टेंट का मतलब होता है कि किसी भी सिचुएशन में वही रहे, अपने आप को चेंज ना करे। बेसिकली बोलते हैं कि रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से जो चार्ज का वैल्यू होता है वो डिपेंड नहीं करता। मींस द वैल्यू ऑफ चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द रेफरेंस फ्रेम, इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम मतलब कि आप कैसे देख रहे हो उसको मोशन में देख रहे हो या रेस्ट में देख रहे हो या कैसे भी देखो, चार्ज का वैल्यू चेंज नहीं होगा, चार्ज विल रिमेन द सेम। मतलब चार्ज ऐसे प्रॉपर्टी है वो सेम रहेगा। तो क्या मास चेंज हो जाता है सर? जी हाँ, मास चेंज हो जाता है। मास, अगर किसी बॉडी को आप स्पीड दे देते हो तो उसका मास चेंज हो जाता है। और ये दिया था आइंस्टाइन साहब ने उनके स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। उन्होंने बोला कि किसी भी बॉडी का जो मास होता है वो इस तरह से वेरी करता है, m0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। इस तरह से वेरी करता है। क्या बोल दिया साहब? ये मास किसी वेलोसिटी v पे, स्पीड v पे है, फिर m0 इज रेस्ट मास, इसको बोलते हैं रेस्ट मास। रेस्ट मास का मतलब फिर द बॉडी इज एट रेस्ट, जब बॉडी को रेस्ट में रखा गया था। अब रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म है। मान लो बॉडी रेस्ट में, आप दौड़ रहे हो तो आपके हिसाब से वो बॉडी मोशन में है, अब भी रेस्ट में नहीं है, मतलब आप भी रेस्ट में, बॉडी भी रेस्ट में, आपके रिलेटिव रेस्ट में हो, तो उसको बोलता है रेस्ट मास। और v, जब बॉडी के पास v वेलोसिटी आ जाए, v स्पीड आ जाए, कैसे आ सकता है? आप उसको थ्रो कर दो, खुद रेस्ट में रहो। दूसरा, आप ही दौड़ने लगो, उसको रेस्ट में रखो आपके हिसाब से, तो v रेस्ट मोशन में आ जाएगा। हाँ, तो जब ये मोशन में आ गया तब का मास अलग हो जाता है। इस फॉर्मूले में देखोगे, थोड़ा ये आइंस्टाइन साहब का गिवन है, इस फॉर्मूले में देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा भाई साहब कि अगर मैं स्पीड बढ़ाऊं, अच्छा चलो पहले ऐसा करते हैं, सिंपल वैल्यू लेते हैं, व्हेन v इक्वल्स टू 0। जब v को 0 रखो
थोड़ा समझाता हूँ। जब v को 0 रखो, ये मास के टर्म में बता रहा हूँ, चार्ज के बारे में अभी तो कुछ बताया नहीं है, चार्ज के बारे में तो सुनना है, पहले मास के बारे में तो सीख लो। व्हेन v 0, v को 0 रखो, ये टर्म 0 हो जाएगा, सो ये बचेगा √1, और √1 इज व्हाट 1, सो ये मिलेगा m = n0, कोई बुराई नहीं है। अच्छा चलो, v को c के बराबर रख दो, v को c के बराबर रख दो, यानी v इज ऑल्सो c। c व्हाट इज c? c इज द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, लिख देता हूं, c क्या होता है भैया? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और ये कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, पता होगा ना साहब, ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए, बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, अदरवाइज आप जल्दी जल्दी देखो। यहाँ पे जब v को c के बराबर रखोगे तो c² / c² 1, सो 1 - 1 0, so ये टर्म 0 आ जाएगा। जैसे ही डिनोमिनेटर में 0 आया, सो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ m? टेंड्स टू इन्फिनिटी। ओके, सो ये इन्फिनिटी के बराबर आ गया। ले भाई, ये टेंड्स टू कर दो, क्योंकि ये पहुंच पाना भी मुश्किल है। इट इज अगेन अ फिजिकल कंस्ट्रेंट। फिजिक्स में कंस्ट्रेंट है कि किसी भी बॉडी का स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो ही नहीं सकता, इवन इक्वल भी करना बहुत मुश्किल है, इसलिए टेंड्स टू लिखा है। तो मास कितना हो जाता है? इन्फिनिटी। बढ़ा घटा? ऑब्वियसली बढ़ा। अरे इनफाइनाइट हो गया, बढ़ गया ना भाई साहब। यानी व्हेन स्पीड इंक्रीजेस, द मास ऑफ द बॉडी ऑल्सो इंक्रीजेस। अब देख, सिचुएशन डिपेंडेंट हो गया ना। सो मास वेरिएंट हो गया, इनवेरिएंट? वेरिएंट, क्योंकि स्पीड बढ़ाने पे मास चेंज हो रहा है। बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर चार्ज। चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड, चार्ज का वैल्यू रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब स्पीड बढ़ा दो, घटा दो, कुछ कर दो, चार्ज विल रिमेन सेम सेम सेम। अंडरस्टूड और नॉट? बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि विच प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर इज फंडामेंटल, चार्ज और मास, कौन से प्रॉपर्टी, चार्ज और मास में कौन सी प्रॉपर्टी फंडामेंटल है? सो यू शुड से चार्ज। व्हाई? बिकॉज इट इज इनवेरिएंट। फंडामेंटल का मतलब क्या है? जो चीजों पे डिपेंड ना कर रहा हो, खुद ही पे डिपेंडेंट हो, एकदम बेसिक चीज है। तो चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। अंडरस्टूड? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए और आगे देखते हैं। सो हमें इतना तो समझ में आया कि चार्ज इज इनवेरिएंट। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी। इनवेरिएंट का मतलब डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम। लिख दो, इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम। आप लोग लिखते कुछ नहीं हो यार, इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम, बट मास डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम। सब खुद से लिखा करो, मैं सब कुछ लिख नहीं सकता। बहुत बढ़िया, आओ। प्रॉपर्टी बोला गया कि चार्ज जब रेस्ट में होगा तो वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, बाद में पढ़ेंगे। मतलब एक ऐसा फील्ड प्रोड्यूस करेगा जहां इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज दिखेंगे। ऐसे मान, अगर वो चार्ज मोशन में आएगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा, और जब चार्ज एक्सेलरेटेड होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी रेडिएट करेगा। चलो तो इसको लिखते हैं। ये मैं लिखता हूं पूरा। सो चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, कॉमा चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन। तो मैंने यूनिफॉर्म लिखा है भाई साहब। चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूसेस both electric and magnetic field. Both electric and magnetic field and an accelerated charge ये बस लिख दे रहा हूं, and an accelerated charge produces electric field, magnetic field, electric field, magnetic field, as well as magnetic field, as well as radiates electromagnetic wave, EMW लिख देता हूं, आप खुद समझ लेना, electromagnetic wave. अंडरस्टूड?
ये 7th प्रॉपर्टी क्या बोला भैया, चार्ज अगर कोई रेस्ट में है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। चार्ज अगर यूनिफॉर्म मोशन में है विद सम कांस्टेंट वेलोसिटी मींस नो एक्सेलरेशन, देन इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। एंड कोई अगर चार्ज एक्सेलरेटेड है, एंड एन लिखा है यहाँ पे, एंड एन एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस, अगर कोई चार्ज एक्सेलरेटेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, और साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी रेडिएट करेगा। अंडरस्टूड, बहुत बढ़िया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे।